हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक शीतकालीन सत्र को लेकर एक दिन के लिए बढ़ाया गया। कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में 2 दिन तक रहेगी बैंकों की हड़ताल। प्रदेश में भी दिख रहा है हड़ताल का व्यापक असर। रेवाड़ी में 2 महीने का वेतन न मिलने से नाराज टोल कर्मी। नाराज टोल कर्मियों ने गंगाचा टोल को कराया फ्री। बिना टोल दिए गुजर रहे वाहन। एक बार फिर हर खबर का हुआ बड़ा असर। गुरुग्राम में बच्चे के साथ हुई पिटाई पर ह्यूमन राइट्स संस्था ने लिया संज्ञान। पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई थी पिटाई। चरखी दादरी में 104 साल की रामबाई ने पेश की मिसाल। फिटनेस देख छूटे अच्छों के पसीने। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। और मिस यूनिवर्स बनी हरियाणा की बेटी हरनाज कौर संधू लौटी स्वदेश। मुंबई में हरनाज का हुआ भव्य स्वागत। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया क्वारंटीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करने वाले हैं कल से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। इस सत्र से पहले आज बीएससी की बैठक हुई है जिसमें सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी अब यह सत्र 17 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। जहां विपक्ष सरकार को भर्तियों में धांधली, किसान आंदोलन, महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेरने की तैयारी कर चुका है, तो वहीं सरकार की ओर से तथ्यों और आंकड़ों के साथ विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी की गई है। हालांकि कल सदन के शुरू होने से पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले आज बीएसी की बैठक हुई जिसमें सत्र को एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी अब ये सत्र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। जिस तरीके से पिछली बार भी कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, इस पर तमाम मेंबरों ने बीएसी में चर्चा भी करी और इसलिए ये निर्णय लिया है कि जो पहले अवधि 21 तारीख को दोपहर तक थी उसको बढ़ाकर, क्योंकि आखिरी दिन डबल सिटिंग नहीं हो सकती, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम जो विषय हैं उन पर मेंबर हाउस के विस्तार में चर्चा कर पाए। वहीं बीएसी की बैठक में मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कल 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कहा कि विपक्ष के कहने पर सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ाई गई। भर्ती घोटाला, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार को सदन में घेरेंगे। 3 दिन का शेड्यूल रखा था तो मैंने कहा था भी और दिन बढ़ाओ, तो 22 तक रखा और ये फैसला हुआ है कि 22 को फिर सेंस ऑफ द हाउस ले लेंगे बढ़ाना है। सर कल अभी सर ये मान के चला जाए कि 22 को हाउस रहेगा, क्योंकि हाँ 22 को तो है, वो तो 4 दिन, एक दिन बढ़ा दिया आपने। एक दिन बढ़ गया, लेकिन साथ ये भी हुआ है कि भाई 22 को फिर जो है जरूरत पड़ी तो फिर उसको और एक्सटेंड कर देंगे हाउस की सेंस के। तो विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं जिससे विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। जहां विपक्ष सरकार को भर्तियों में धांधली, किसान आंदोलन, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मामलों पर घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार की ओर से तथ्यों और आंकड़ों के साथ हर सवाल का जवाब देने की तैयारी की गई है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने का। हर खबर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विकेश के साथ रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो कल से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण सत्र, हालांकि कोई बहुत ज्यादा बड़ा सत्र नहीं है, सिर्फ 3 दिनों का ये सत्र हालांकि पहले बुलाया गया था, जिसमें अब एक दिन और आप जोड़ लीजिए तो कुल मिलाकर के 4 दिन का ये सत्र रहेगा। लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बीएससी की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया, क्योंकि अब 17 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये सत्र जो है वो चलने वाला है। सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।
इनेलो की ओर से भी बहुत कुछ कहा गया है। भूपेश सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया, जिसमें आज उन्होंने कहा है कि हम किसान आंदोलन, भर्तियों में धांधली, तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने वाले हैं, जिसमें महंगाई का जिक्र भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से की गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बीएसई की इस बैठक के बाद कहा है, जो उन्होंने जानकारी दी उसमें उन्होंने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी बड़ी बात कही है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि 107 स्टार्ड और 165 अनस्टार्ड अभी तक उनके पास आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 33 कॉल अटेंशन मोशन आए हमारे पास। तो जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 एडजॉर्नमेंट मोशन और एक प्राइवेट मेंबर बिल लिस्टिंग में है। इसके साथ ही 6 सरकारी बिल हैं जो आए हैं। तो कुल मिलाकर के कल से ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर तक चलने वाला है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बजट सत्र के दौरान कि सुरक्षा में चूक हुई और ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया, लेकिन इस बार किसी तरह की कोई भूल ना हो, किसी तरह की कोई चूक सुरक्षा में ना हो, इसलिए यहां तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं और खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो इन सब मामलों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक बड़ा जो पैनल है वो हमारे साथ मौजूद रहेगा। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की ओर से सरकार को सदन के अंदर घेरने की तैयारी की गई है और इसके साथ ही सरकार किस तरीके से जवाब देगी, इसका भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात की जाएगी, हम पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ विपक्ष के सामने आएंगे सदन के अंदर। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे परिचय आप कम करा देते हैं। हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही बाल मुकुंद शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रजवंत डहीनवाल जी जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रंजीता मेहता जी, मैं आपके पास आते हुए आपसे मैं शुरुआत करूंगा और सवाल मेरा आपसे यह है मैम, क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से, इनेलो की ओर से कहा गया है कि किन किन मुद्दों को होकर, किन किन मसलों को लेकर हम सरकार को सदन के अंदर घेरने वाले हैं। क्या तैयारी है सरकार की? आपने भी सुना होगा भूपेश सिंह हुड्डा को, अभय सिंह चौटाला को। देखिए, जहां तक शीतकालीन सत्र की बात है, जहां पर विपक्ष ने अपने इरादे बताए हैं, वहां पे सरकार ने भी अपनी जो पेशकश है वो पेश कर दी है कि चाहे कितने भी दिन बढ़ाना पड़े इस सत्र को हम बढ़ाएंगे। अमूमन इतिहास में देखा गया है कि मैक्सिमम 3 दिन का शीतकालीन सत्र जो है वो चलाया जाता है, जबकि सरकार ने पहले से उसमें 1 दिन बढ़ा दिया गया है और उसमें फिर भी कहा गया है कि अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो इस सत्र को और भी लंबा किया जाएगा, क्योंकि जो ये मौका होता है बार बार नहीं आता। पूरे विधानसभा के हर एक इंसान को अपने वहां पे बात रखनी होती है और अफसोस की बात यह है कि विपक्ष वहां पर बात न कर बार बार भागने की काम करता है। तो मैं विपक्ष से गुजारिश जरूर करूंगी कि जिन मुद्दों के लिए आपको चुना गया है, जिन मुद्दों के लिए आपको वहां पर विधायक बनाया गया है, अपने एरिया की उस बात को जरूर रखें, वहां से भागने का काम न करें और सरकार जो जवाब देगी आंकड़ों के साथ देगी, उसको सुनने का भी मादा रखें। लेकिन रंजीता मेहता जी, इरादे जाहिर कर दिए कांग्रेस ने और भूपेश सिंह हुड्डा ये कह रहे थे जी, भूपेश सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि जिस तरीके से लगातार भर्तियों में धांधली हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको लेकर सरकार को घेरेंगे हम। तैयार है आपकी सरकार इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो फर्जीवाड़े की बात करते हैं जी, कहीं ना कहीं 4 मुकदमे उनके ऊपर स्वयं चल रहे हैं जो फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। उन फर्जीवाड़ों वालों को याद दिला दूं कि 2006 से लेकर जब से उनकी सरकार बनी और उसके बाद लगातार उनकी जो नौकरियां थी वो बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई। अगर उनको याद नहीं तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, 2006 के अंदर 1983 पीटीआई टीचर्स की जो भर्ती है उनके दौरान रद्द हुई। 2007 में 786 जो किनाल पटवारी थे उनकी भर्तियां कोर्ट के द्वारा रद्द की गई। 2011 में 437 लोअर जो डिवीजन के क्लर्क थे उनकी भर्तियां रद्द की गई। 2013 में 140 कंप्यूटर टीचर्स की भर्तियां रद्द कर दी और 2013 में तो आपने सभी हदों को पार कर दिया। जब आपको पता लगा कि 2014 में चुनाव है और आपकी सरकार नहीं आने वाली,
2013 में 102 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, 381 जेई, 1586 लाइनमैन, 188 ऑपरेटर। जिस तरीके से आपकी भर्तियां बार बार चैलेंज होकर रद्द हुई, इससे साफ नजर आता है कि नौकरियों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आपने व्यापार खोल रखा था, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम एक किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। कोई भी उसमें पाया जाएगा, उसको न केवल उसके ऊपर कार्रवाई होगी बल्कि उसको सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेकिन रंजीता मेहता जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप अगर सदन के अंदर ये गिनाएंगे कि देखिए आपके समय में इतनी भर्तियां रद्द हुई, आपके समय में इस तरह से धांधलेबाजी हुई, आपके समय में इतने पेपर लीक हुए, ये बात अगर आप बताएंगे विपक्ष को तो जनता ने आपको इसलिए तो चुना नहीं था। आप तो ये कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, आप तो ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, तो कुछ ना कुछ अलग हटकर तो आपको बताना होगा ना। भाई आपने किया, हमने कर लिया तो क्या हुआ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना मैम। देखिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। उन्होंने जो किया हमने नहीं किया। हमारे यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बू आई, हमने उनकी गिरफ्तारी कर उनको सलाखों के पीछे किया है। ये वादा है मनोहर सरकार का, बिना पर्ची और टर्ची के भर्तियां की जाएंगी और एक भी जो 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 एक योग्य व्यक्ति है उसको उसकी नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। जहां पर नौकरियों की बात करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी भी पेपर लीक का मामला हो, उसी समय हमने परीक्षा को रद्द करके उसको दोबारा करवाने का काम किया है ताकि भ्रष्टाचार मुक्त जो है लोगों की नियुक्तियां हो सके। जिस तरीके से रैकेट चल रहा था, जिस तरीके से धांधलियां चल रही थी, तो धीरे धीरे समय लगा पर हम निश्चित तौर पे उन सभी मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और आज तक बड़े बड़े नेताओं की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, उसका भी पर्दाफाश जल्दी ही हमारी सरकार करने जा रही है। एक भी भ्रष्टाचार युक्त व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पे नियुक्त हो जाता है तो ये सबसे बड़ी हमारी खामी होगी, जो कि हम नहीं होने देंगे। एक एक योग्य व्यक्ति जो डिजर्व करता है इस नौकरी के लिए, वही उस पर रखा जाएगा। अंगूठा किसी का, निशान किसी के, भर्ती किसी की, लिस्ट किसी का, ये पहले इतिहास में हुआ करता था, अब नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। रजवंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी रजवंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ रजवंत जी, आवाज आ रही है आपको? कैसे बीच मिल रहा है? रजवंत जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं सवाल करता हूं आपसे सर। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। कुछ देर में हमारे साथ बाल मुकुंद जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। रंजीता मेहता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और रजवंत ढहीनवाल जी जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसे ही उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी उनसे भी हम सवाल ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी उनसे हमारी आवाज़, हमें उनकी जो आवाज़ है वो हमारी, हम उनकी नहीं सुन पा रहे हैं, वो हमारी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन रंजीता मेहता जी, मैं एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, और सवाल मैम मेरा ये है कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ HSC को लेकर, HSSC को लेकर, HPSC को लेकर या एस्टेट को लेकर ये आपको घेरा जाएगा सदन के अंदर, मसले और भी हैं। भूपेश सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। MSP का मुद्दा अभी भी है, किसानों के मुद्दे अभी भी हैं, मुआवजे का मुद्दा अभी भी है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ भरोसा दिया है, वादा तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि इससे आपका पीछा छूट गया है और विपक्ष आपको सरकार सदन के अंदर नहीं घेरेगा, तो ऐसा नहीं है, इरादे जाहिर कर दिए हैं कांग्रेस ने। मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी। जो ये इरादे जाहिर कर रहे हैं इनसे ये पूछिए, जो MSP के वादे और दावों की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई थी उनके समय में, उनको उसको 6 साल तक अपने तले के नीचे दबाकर क्यों रखा? उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको क्यों पेंडिंग रहने दिया? उसके ऊपर पैरवी क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं आपके अंदर चोर था। अगर MSP की बात करते हैं, आज A2+T2 का अगर फॉर्मूला लगाकर हमने MSP देने का काम किया है तो वो हरियाणा सरकार की शाबाशी है। आज जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे पंजाब है चाहे राजस्थान है, वहां पर मात्र 2 फसलें MSP पे ली जाती है, वो भी सरकार नहीं खरीदती, केंद्र सरकार खरीदती है। हम 11 फसलें MSP पे खरीद रहे हैं। बवंतर भरपाई योजना में हमने 22 फसलों को इंक्लूड किया है। जहां तक मुआवजे की बात है, जितना मुआवजा हरियाणा की सरकार ने पिछले 6 सालों में दिया है, मैं हुड्डा सरकार से और कांग्रेस सरकार से पूछना चाहती हूँ उनके समय के आंकड़े क्या थे? जो ये कहते थे कि किसान पहली जमात से दूसरी जमात में नहीं जाना चाहिए, उनके मुंह से किसान और किसानी की बातें नहीं अच्छी लगती। आज जिस तरीके से किसान को दबाकर कुचल कर रखा था,
जो सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया न केवल मुख्यमंत्री जी बल्कि प्रधानमंत्री जी भी उनके अकाउंट में डालने का काम कर रहे हैं। डीबीटी के तहत डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, जो कि बड़ा रैकेट चलता था। उनका ही पैसा उसके ऊपर ब्याज कमाते थे आड़ती, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालने का काम आज सरकार कर रही है। आज सरसों और जो सूरजमुखी है उसकी बम्पर फसल का मूल्य जो है आज किसानों को मिल रहा है। जिस तरीके से किसानों को गुमराह कर ये आंदोलन चलाया गया था और कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि माहौल बिगाड़ा जाए, हमने ना लाठी चलाई ना हमने गोली चलाई। जो इतिहास रहा है कांग्रेस का और इंडियन नेशनल लोकदल का, जिन्होंने कंडेला जैसे कांड किए और किसानों को गोली नहीं बल्कि उनको इस कगार पर लाकर रख दिया कि वो आत्महत्याएं कर रहे थे। 2014 से पहले का आंकड़ा बताऊं तो 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की थी। क्या उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब है? आज जिस तरीके से संयम बरतकर पूरा ये आंदोलन जिस तरीके से शांतिपूर्ण सरकार ने हैंडल किया, ये सरकार की शाबाशी है। हालांकि बार बार इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, कभी तिरंगे का अपमान कर, कभी बंगाल की युवती का रेप करके, कभी वहां पर मौत जैसे लोगों को जिंदा जलाकर। जिस तरीके से बार बार ये विपक्ष के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि दंगा भड़काया जाए और किसानों को उग्र रूप धारण करके उनसे कोई ना कोई गलत काम करवाया जाए, उसके अंदर वो विफल रहे हैं। और मनोहर सरकार और मोदी जी को शाबाशी देना चाहूंगी जिस संयम के साथ उन्होंने इस आंदोलन को हैंडल किया। जिस तरीके से पूरी विदेशी ताकतें भी लगी हुई थी इसके अंदर सरकार और देश को बदनाम करने के लिए, उसके अंदर विफल रहे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। रजन जी, अब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं क्या सर? हेलो। हाँ रजन जी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? मैं सवाल बिल्कुल आ रही है जी आपकी आवाज। जी, मैं सवाल करता हूं सर। असल जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ रजवन जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, हम ठीक से सुन पा रहे हैं आपको। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो सर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि समय खराब हो रहा है सर। मैं सवाल करता हूं आपसे। आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है। जी रजवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, और रंजीता मेहता जी भी जो सवाल उठा रही हैं कि भाई आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं और इसीलिए आप ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या तैयारी है आपकी? इनेलो पार्टी की क्या तैयारी है? विधायक तो आपको एक ही है, लेकिन किस तरह से आप सरकार को घेरने का काम करेंगे? कौन कौन से मुद्दे हैं आपके लिए जो आपको लगता है कि सदन के अंदर आप उठाएंगे? मुद्दे तो हमारे पास, मुद्दे तो आज सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि अगर कोई आदमी सुनने वाला हो तो सरकार छोड़ दे। लेकिन असल में यहाँ पे ये गूंगी बहरी निकम्मी नाकारा सरकार बैठी है। अभी बहन जी एक बात कह रही थी, किसानों की बात कह रहे थे। अब ये किसान हितैषी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, असल में ये तो उस समय किसानों को, ये जो लोग आंदोलनकारी बैठे थे इनको किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज पता नहीं, बहन जी को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने किसान मान लिया इनको। ये तो चलो ठीक है, धन्यवाद के पात्र है। बाकी आज से पहले जो प्रवक्ता आए हैं वो तो किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। विदेशी ताकतें बताते थे, इनको नक्सलवादी बताते थे, कहीं आतंकवादी बताते थे। इनको तो गाली दे देकर इनको तो बदनाम करने का काम किया था। जहां पे ये बार बार तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, तो जो दीप सिद्धू कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, वो आरएसएस से प्रेरित था। तो ये चीज आज किसानों से जुड़े हुए मामले की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, आज हमारी पार्टी ने एचपीएससी का घेराव करने का काम किया था। नहीं, आज हमारी पार्टी लेकिन रजवन जी, अगर आप रजवन जी इसीलिए किया था कि लगातार रजवन जी हो रहे हैं। अगर आप दीप सिद्धू का आप जिक्र करेंगे सर, दीप सिद्धू का अगर आप जिक्र करेंगे तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इसी दीप सिद्धू के जो केस हैं, आप कहते हैं कि आप वापस लें किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं, तो आप तो यही कह रहे हैं ना किसानों के, आपने ये कहा ना कि आंदोलन के दौरान आपकी मांग क्या है? आपकी मांग यही है ना सर, आपकी मांग यही है ना कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो सब वापस होने चाहिए। तो सवाल ये है कि सर क्या आपको लगता है कि दीप सिद्धू का जो केस है, दीप सिद्धू का जो मामला है, वो केस भी वापस लेना चाहिए सरकार को? बताइए आप मुझे। मैं वही चीज कह रहा हूँ, दीप सिद्धू का मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए। उसके हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। हम केवल उन किसान भाइयों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर जो रोड पे बैठे हैं और उनके खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज कर दिए, देशद्रोह के पर्चे दर्ज कर दिए, हम उनकी मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो बात एचपीएससी के घेराव की बात चल रही थी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। वहां पे एचपीएससी के जो अभी एक बड़े अधिकारी के पास जहाँ पे करोड़ों रुपए की राशि बरामद हुई है और सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। अभी बहन जी बैठी है, बहन जी खुद बता देंगी कि इस मामले में एचपीएससी के चेयरमैन से,
HSSC के किसी मेंबर से, चेयरमैन से किसी की भी इंक्वायरी अगर हुई हो तो बताएं। खुद HPSC का चेयरमैन आके ये कहता है कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई, तो वो क्लीन चिट अगर मिल गई तो फिर वो अधिकारी कैसे फंसा? मतलब सरकार की इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये चीज तो यही बताएंगे, खुद सरकार बताए निष्पक्ष रूप से। अगर एक बार भी अगर ये आके जनता के बीच में आकर अगर टीवी चैनल के माध्यम से अगर आके बता दे तो हम इनको ये मान लेंगे कि ये सरकार सही है। असल में क्या है कि ये उन दोषी लोगों के साथ मिलके सूटकेस की बात आ रही, तो सूटकेस में इनका भी हिस्सा है, सरकार का भी हिस्सा है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब पता नहीं बहन जी का हिस्सा है कि नहीं, वो तो बहन जी बताएंगे इस चीज के लिए। लेकिन अगर आप HPSC के मामले पे घेरेंगे, आप HSSC के मामले पर घेरेंगे, एस्टेट के मामले पर अगर रजवन जी घेरेंगे तो जवाब तो सरकार के पास भी है ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक हमारी सरकार में हो रहा है, पेपर लीक तो आपकी सरकार में भी होते थे, और आपकी सरकार में क्या कुछ हुआ हमने देखा है, लोग जेल तक गए। देखिए वो एक राजनीति से प्रेरित मुकदमा था। और सबसे बड़ी बात है कि कानून, अगर कानून की बात करें तो एक मिनट में एक चीज बहन जी आपको भी क्लियर कर देता हूँ, मैं बताऊं। एक वकील होने के नाते वो आपकी बात पे हंस रही है, उनका जवाब ले लेंगे सर, रजवन जी जवाब ले लेंगे इसका जी। किसी भी अपराध के दौरान अगर उस व्यक्ति को अगर उसकी सजा भुगत ली जाती है तो उसके बाद अगर कोई बात की जाती है तो ये तो बहन जी को भी ये बता देता हूँ, आगे को बता देता हूँ उसको। इसका मतलब आप एक सामाजिक जीवन जीने से इनकार नहीं, उसको रोक रहे हैं। मतलब जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो हुआ था, उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई बात उनको बोलता है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो सरकार ने, जो कानून ने जो उनके साथ किया, गंगा नहा के आए थे क्या? वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं क्या? तीर्थ यात्रा करके नहीं आए। कानून के अगर कानून की आपको जानकारी हो तो मैं वो चीज बताता हूँ। सजा किस चीज के लिए होती है? सजा किस चीज के लिए होती है? रंजीता मेहता जी, सजा किस चीज के लिए होती है? किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मिली। लेकिन अगर एक चीज आप मुझे बताएं, जहाँ सजा की बात कर रहे हैं उन्हीं टीचरों को प्रिंसिपल बन गए, आप उस चीज को कैसे भूल रहे हैं? वो प्रिंसिपल कैसे बने? अगर भर्ती घोटाला हुआ आपके पूर्वज और आपके सरकार में जो घोटाला हुआ था से बाहर आए हैं, ऐसा कुछ मत कहिए कि वो दोबारा अंदर चले जाए। इसलिए बेचारे सारी जिंदगी अपने अंदर काट के आए हैं, उसके ऊपर आप दोबारा से कभी चिल्ला न पड़िए। इसलिए गए थे अंदर, ये सारी को पता है। कांग्रेस आज एक तरफ जहां विपक्ष होने का दावा कर रही है, लेकिन असल में वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर सरकार को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है। रंजीता मेहता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जवाब दीजिए, जवाब। चलिए आ रहा हूं मैं रंजीता मेहता जी। हमारे साथ बालमुकुंद जी भी जुड़ गए और काफी देर से जुड़े हैं, इसलिए मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। बालमुकुंद जी, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? हालांकि आपके नेता को हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई महंगाई के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, किसान आंदोलन, खेती और इसके साथ ही जो भर्तियों में धांधली हो रही है, इन सबको लेकर हम घेरने वाले हैं सरकार को। बोल रहे हैं पूरी तैयारी है हमारी, कल एक बैठक भी करने वाले हैं, विधायक दल की बैठक करेंगे, उसमें रणनीति बनाएंगे। क्या रणनीति बनेगी? देखिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज हरियाणा में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है, बाकी जो लोग हैं, कोई एक विधायक है, कोई एक निर्दलीय विधायक है। हम लोग क्योंकि ज्यादातर सत्ता में, शासन में रहे हैं, हरियाणा में भी और देश में भी, तो हमें बुनियादी जरूरतों का और उन चीजों का जमीनी स्तर पर ज्ञान है जो एक समाज में शासन व्यवस्था के लिए जरूरत होती। ये सरकार क्योंकि नौसिखिया थी, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि कुछ ये सीखेंगे। पिछले 5 साल में नौसिखिया सरकार थी, अब तो दूसरी टर्म में आए थे, तो उम्मीद ये करते थे कि समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है वेलफेयर स्टेट, हमें जनता की भलाई के लिए काम करना। लेकिन ये जो चुनी हुई सरकार है, बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता के बारे में तो सोचती ही नहीं। अपनी किस तरीके के डिवाइड एंड चीफ की पॉलिसी में ये लोग आगे बढ़ते हैं, बंटवारा करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आज जो हालात है समाज के, महंगाई देख लीजिए, पूरे 14 साल का, 12 साल का उन्होंने सीधा आंकड़ा आया कर ले कि महंगाई दर 12 साल के अधिकतम स्तर पर है, जबकि ये 14 साल के अधिकतम स्तर पर है। तो आज महंगाई इसी मार हो रही है। बेरोजगारी
पूरे हिंदुस्तान भर में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आपके समय में नहीं थी बेरोजगारी की तरह। बालमुकुंद जी, जी महंगाई आपके समय में नहीं थी? कम थी महंगाई, लेकिन उस वक्त भी तो बीजेपी के सर बीजेपी के लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ, आपने देखा होगा। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे सड़कों पर, ये कभी गैस सिलेंडर लेकर, ये तो नगर भी हो जाएंगे सर इनको, हाँ, इनको कभी कुछ और लेकर। तो आपने देखो वो तस्वीरें तो हमने भी देखी ना सर, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था। जी। तो बदला क्या? नहीं बदला ये, हमारे समय में जो महंगाई थी उसके वाजिब कारण थे। महंगाई उत्पादन की और डिमांड एंड क्या रिकवरी, जो मांग थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। मांग और पूर्ति का एक अंतर हो जाता है, उसमें महंगाई हो जाती है। इनके यहाँ तो महंगाई बढ़ने का कारण स्टॉकिस्ट है। इन्होंने तो सीधा कबूल किया। अभी नया कृषि कानून लेके आए थे, इसमें स्टॉक की सीमा हटा दी कि कोई आदमी चाहे 1000 करोड़ टन अनाज कुछ भी स्टॉक करे, अगर स्टॉक होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आज भी उद्योगपतियों, लेकिन वो तो कानून वापस हो गया ना सर। ये तो जो 3 कृषि कानून लेकर आए थे बालमुकुंद जी, लेकिन अगर कोई आप गलत बात बोलेंगे ना तो वो मैं बोलने नहीं दूंगा सर। वो तो तीन जो कृषि कानून थे वो तो वापस ले लिए ना सरकार ने, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। उसी में इस बात का जिक्र था जो आप कह रहे हो। मनसा तो मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या गलत बोलूंगा, मैंने मनसा बताई है जी। और प्रशासन मनसा से चलता है। मनसा थी क्या नहीं थी, आप बताइए। चलो आप मनसा थी क्या नहीं थी? नहीं, वापस ले लिया ना सर। उद्योगपतियों अब तो कानूनी वापस ले लिया, अब तो कानूनी वापस ले लिया ना सर, हर तरीके से। सर मैंने मनसा बताई, मनसा पे सवाल उठा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कानून ये देश संविधान से चलेगा, तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन संविधान में कहां लिखा है कि कौन से मुद्दे हैं आपके सर? प्रधानमंत्री कौन से मुद्दे हैं संविधान में? जब हमारा संविधान है तो एक प्रधानमंत्री देश में मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकता है? ठीक है बालमुकुंद जी, देश की आय का खर्च कैसे कर सकता है? बालमुकुंद मेरा सवाल तो सुनिए सर। सारी कमाई मंदिर पर कैसे लगा सकते हैं? ठीक, बालमुकुंद जी तैयारी क्या है आपकी? कौन से मुद्दे हैं आपके लिए जिनको आप सदन के अंदर उठाएंगे? हमारा मुद्दा है जी, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, कानून व्यवस्था हमारा मुद्दा है, महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है। जो भी प्रदेश में भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना, उसको रोकथाम करना, ये हमारा उद्देश्य है। जिस तरीके से HPSC, SSC, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक अड्डा बढ़ चुका है। नोट 4 के बोरी की बोरी बरामद हो रही है, सूटकेसों में पैसे भर के जा रहे हैं। ये चीजें कब तक? 28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये चीजें कब तक? सरकार सोए रहेगी क्या? सरकार की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? सरकार ने आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं हरियाणा में, किसी का जवाब दिया है क्या? कोई ऑडिट करवाया क्या? कोई स्पेशल ऑडिट करवाया क्या? आज तक किसी SIT कोई रिपोर्ट आई है क्या? 7 साल में अगर कोई घोटाला हुआ है, SIT इन्होंने गठित की है, किसी SIT की रिपोर्ट आई है क्या? गृह मंत्री अनिल विज ने एक SP को सरेआम उनको फटकार लगाई, उनका आपस में तू-तू-मैं-मैं होगी। उसके बाद क्या कि कुछ जांच बिठाएंगे, ऐसे कोई नहीं हुआ। जितना भूमाफिया इस देश में प्रदेश में काम कर रहा है, कोई जांच नहीं हो रही। जितना खनन माफिया 2013 का आर्टिकल पढ़ा आपने? 2013 का वो आर्टिकल पढ़ा आपने? आपको याद है 2013 में किस तरीके से SC की भर्तियां होती थी, किस तरीके से अपने चहेतों को भर्ती किया जाता था, भाई भतीजावाद चलता था? कब चलता था? खर्ची पर्ची 2013। कहने को तो कुछ भी कह दो आप। 2013 में मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर। क्या ऑन रिकॉर्ड है? आप गलत बात कह रहे हैं। क्या ऑन रिकॉर्ड है? 10 साल से इनकी सरकार है, कोई साबित कर पाई है? 7 साल से हमने 10 साल में जो भर्ती करी, एक भी भर्ती, एक आदमी की भर्ती अभी रंजीता जी कह रही थी कि भाई ये जो दूसरे साथी बैठे हैं, इनके जो नेता जेल में रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, इनके नेता जेल में रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति पर कभी लांछन नहीं लगा, पर्ची खर्ची। कहने को तो कुछ भी कह दे। ठीक है, जवाब ले लें आप। कहने वाले की जुबान पकड़ सकते हैं क्या? जवाब ले लें सर, जवाब ले लें। 7 साल से सत्ता में इन्होंने कोई चीज साबित की क्या हमारे ऊपर? ठीक है, जवाब दे रही हैं रंजीता मेहता जी, इसीलिए बैठी हैं सर, वो जवाब दे रही हैं। जवाब दीजिए और उनको बताइए आप। रंजीता मेहता जी, आप भी आरोप लगा रही थी कल, आपकी जो प्रवक्ता थी हमारे साथ, वो भी आरोप लगा रही थी, वो भी बता रही थी, वो मिसाल दे रही थी 2013 की। बताइए आप, अगर वो कह रहे हैं अगर पर्ची खर्ची और भाई भतीजा बात की जो आप बात कर रहे हो, इसमें दम कहाँ है? बताइए आप। ये मैंने आपको अभी लंबी फेयर लिस्ट गिनवाई थी, शायद उस समय बालमुकुंद शर्मा जी नहीं जुड़े थे, तो दोबारा रिपीट करना चाहेंगे तो रिपीट भी कर दूंगी। हाँ, कर दीजिए।
2013 के ही 102 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, 2013 के 381 जेई भर्ती, 2013 की 1586 लाइंसमैन की भर्ती, 2013 की 188 ऑपरेटरों की भर्ती जनाब, ये सारी की सारी कोर्ट के द्वारा रद्द की गई हैं। ये कीर्तन करने के लिए रद्द नहीं हुई है, ये धांधली के चलते हुए रद्द हुई है, क्योंकि निशान किसी के, अंगूठा किसी का, भर्ती किसी की, हर चीज में अनियमितताएं दी गई हैं, इस वजह से रद्द हुई है। आज अगर कोर्ट को भी आप गलत मानते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद नौसिखिया सरकार आप बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार इस मामले में नौसिखिया है। आपकी आवाज दब रही है, जैसे वो चुप होंगे मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, सरकार बिल्कुल नौसिखिया है। सरकार बिल्कुल आप लोगों से जो भ्रष्टाचार सीखना चाहिए था वो नहीं सीखी सरकार। जिस तरीके से आप धांधलियां करके भू माफिया चलाते थे, जिस तरीके से आपने गुड़गांव और आसपास का पूरा एरिया बेचकर खाया था, वो सरकार ने नहीं सीखा आपसे। बिल्कुल सरकार नौसिखिया, ना ही उन्होंने खर्ची करनी सीखी, ना ही पर्ची लेनी सीखी। जिस तरीके से आप अपने भाई भतीजों की पर्चियां लेकर उनकी भर्तियां करते थे, सिर्फ रोहतक के पूरा कुनबा जो है वहां पर नौकरियों पर लग जाता था। बिल्कुल हमारी सरकारों ने आपसे ये काम नहीं सीखे। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का वादा किया था, हम वही चला रहे हैं। आप लोगों ने डीएनए में लोगों के भ्रष्टाचार के इंजेक्शन भर दिए थे। उस खून को साफ करने के लिए हमें समय लग रहा है, पर हम साफ करके रहेंगे। कोई भी पर्ची, कितना समय और लोगे? एक भी आदमी, रंजीता मेहता जी, कितना समय और लेंगे? देखिए 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल का समय कम तो होता नहीं है। 7 साल बहुत समय होता है सर। 7 साल के बाद तभी तो लोगों के नाम बाहर आए हैं। आज नागर जैसे लोग जो इनके समय से धांधलियां करते आ रहे थे, उसका जो पूरा रैकेट है, उनके नाम अश्विनी और जो लोग हैं, पूछिए उनकी नियुक्तियां, उनको टेंडरिंग है तब कब से दी गई थी? जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो तब से ही नेक्सल चल रहा था। तोड़ते 7 साल लगे। रंजीता मेहता जी, हमें तोड़ते 7 साल लगे। रंजीता मेहता जी, इन्होंने नेक्सल आप चला कांग्रेस का गिना कर, रंजीता मेहता सवाल तो सुन लीजिए मेरा मैम। आप कांग्रेस का गिना कर कि कांग्रेस के समय में ये होता था, कांग्रेस के समय में वो होता था। भाई अपनी कमियों को तो हम नहीं छुपा सकते हैं ना किसी की आड़ में। देखिए ये बात तो सच है कि चाहे वो एचपीएससी की भर्ती हो, चाहे वो एचएसएससी की भर्ती हो, चाहे वो एसटेट की भर्ती हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, या फिर अब नारनौल जेल में जो कुछ हुआ है वो भी आपने देखा होगा। प्रवक्ता है पार्टी के, आपको पता होगा, सारी जानकारी आप रखती होंगी पूरी प्रदेश भर की। वहां किस तरीके से जेलर और डिप्टी जेलर के पीछे विजिलेंस की टीम लगी हुई है। 1 लाख रुपए रिश्वत का मामला सामने आया। ये सब मामले लगातार सामने आ रहे हैं मैम। तो देखिए विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उस सवाल का तो आप ही को देना होगा ना मैम। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तब लगा सकते हैं जब हमारी एक भी नियुक्ति कोर्ट में चैलेंज हो। हमारा नियुक्त किया हुआ एक भी व्यक्ति जो है उसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई हो। जब हर चीज पारदर्शिता से हो रही है तो उसको करने में समय लगता है। अगर पेपर लीक की हमें बदबू आती है, हम पिछली सरकारों की तरह पेपर कर वो एडमिशन नहीं करते। हमें पिछली सरकारों की तरह अंगूठा किसी का, निशान किसी का हम नहीं एक्सेप्ट करते, चाहे उस पेपर को हमें 3 बार दोबारा करवाना पड़े, चाहे वो 28 बार पेपर लीक हो, चाहे 46 बार हो। पर मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति उस योग्य जॉब पर नहीं लगेगा, जो डिजर्व करता है वो ही लगेगा। आज तक जितनी भी नियुक्तियां हरियाणा सरकार ने पिछले 6 साल में की है वो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है, और एक भी मामला हमारा कोर्ट के अंदर नहीं है। बल्कि पिछली सरकारों के 2006 के मामला 1983 आपके पास आऊंगा मैं, रजवन जी के पास 786 आपके पास 2011 में लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है मैम, 2013 के कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए सभी को मैम समय मिलना चाहिए। और रंजीता जी देखिए ये आप भी जानती है क्योंकि ये दोनों देरी से जुड़े हैं, तो इसीलिए ज्यादा समय भी आपको मिला है। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। 1 मिनट का समय दे दिया। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ रजवन जी, आपके पास आ रहा हूँ। बालमुकुंद जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आप ही के पास लौट रहा हूँ। जी बालमुकुंद जी जल्दी से जी बोलिए। मैं रंजीता जी जैसे कह रहे थे 2004 में हमारी सरकार आई, हमने इंडियन नेशनल लोक दल के खिलाफ इनके नेताओं ने जो घोटाले किए थे जांच बिठाई और इनको अंदर दिया। ये होती है जांच। हमने 2004 में हमारी सरकार आई, आते ही जांच की और अंदर दिया, 10 साल के लिए गए। ये करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जांच करवाएं अंदर, अगर हिम्मत हो तो इनमें। अगर भूपेंद्र सिंह जो आपकी इच्छा है बालमुकुंद शर्मा जी बिल्कुल पूरी होगी। आपकी दिली इच्छा है, आपकी। लेकिन मैम ये तो डे 1 से बोलते आ रहे हैं ना, जब से आपकी सरकार आई है। अंदर किया जाए, निश्चित तौर पे की जाए। रंजीता मेहता जी, मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, रंजीता मेहता जी पेशियां वो भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। देखिए ये बात कहते कि हुड्डा को एक कोने में लगाया जाए, हम लगाएंगे, अब निश्चित तौर पे अंदर करेंगे। रंजीता मेहता जी ये बात कहते कहते आपको 7 साल निकल गए, और ये आप जब से आपकी सरकार बनी है ना प्रदेश में, तब से आप ये बात बोलते आ रहे हैं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, 7 साल निकल गए और बाकी 3 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। 4 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं और कांग्रेस स्वयं चाह रही है कि उनको अंदर किया जाए, तो क्या वो मुकदमे खत्म हो गए?
मैं लौट रहा हूँ आपके पास। खत्म होगी इस बात का जवाब रंजीता मेहता जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ। देखिए उनको भी समय देंगे, उनके साथ सरकार चला रहे हो आज आप। रजवंत जी से भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं हुए हैं, सिर्फ एक सवाल उनसे हुआ है, और ये आरोप फिर हमारे ऊपर ही लगते हैं कि भैया मुझे कम समय दिया, उसको ज्यादा समय दे दिया। सभी को बराबर समय मिलना चाहिए, सभी अपनी बात रखें, इसीलिए आप सबको बुलाया जाता है। सर रजवंत जी, असल में जी जवाब दीजिए। और गंभीर आरोप लगाया है आपके पास ऊपर बालमुकुंद जी ने, जो कहा आपने सुना भी होगा, किस तरीके से हमने जेल भेजा, हमने ये किया। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी इस चीज के बारे में मैं बता देता हूँ। जी जी जी, असल में जो बालमुकुंद जी जो कह रहे हैं, रंजीता मेहता जी जो कह रही है कि हमने यहाँ पे भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है, जब ये इतने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं तो आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की? आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों बाहर है? अगर उन्होंने कहीं गलत कर रखा है तो उसको अंदर नहीं दे रहे, अगर अंदर नहीं करा रहे तो किसकी कमी मानी जाए? क्या ये अगर ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं? और अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर गलत कर रखा है तो उसको बाहर क्यों रखा है? तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर आज मुख्य विपक्षी दल उनकी गोद में बैठकर जनता को गुमराह कर रहा है, हरियाणा की जनता को लूट रहा है। अगर जिस दिन हम तो कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को उस दिन मान लेते, असल में अगर ये कार्रवाई करने वाले होते तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इतने उन्होंने घोपले कर रखे थे, घोटाले कर रखे थे, आज वो बाहर नहीं घूमते मिलते, वो जेल के अंदर होते। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर हमारे सामने अगर कोई आज मुख्य विपक्षी दल है तो इंडियन नेशनल लोक दल है। भले ही एक विधायक ने भी इनके नाक में नकेल डाल रखी थी। आज हमारे जो क्वेश्चन हमने आपकी बात पर हंस रहे हैं बालमुकुंद जी, बहुत हंस रहे हैं आपकी बात पर। बालमुकुंद जी को बात इस चीज के लिए असल में जो आज हमारी कॉलिंग अटेंशन जो हमने जनता के मुद्दे जो वहां पे लगाए थे, हमारे उसमें किसी पर गौर ना करके हुए और हमेशा चुनाव में बड़ी मुश्किल से जान बची है राजवंत जी। ये सिर्फ क्यों हो रहा है? इलाहाबाद चुनाव में सूखे बची है सीट आपकी, ताकि वो जेल से दूरी बनाए। 12,000 का मार्जिन 6,000 में रह गया। और ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा आज का नहीं है बहन जी, आप इस चीज पे ध्यान कीजिए। जब आप इसमें इतने गंभीर राजवंत जी तो बड़ी मुश्किल से वजह से बाहर रहे, अल्लाह अल्लाह करते जान बची है आपकी। 12,000 का मार्जिन 6,000 पे रह गया आपका इलाहाबाद चुनाव में। मुश्किल से सीट बची है, बचा के रखी है उसको। आज वो बाहर किस वजह से शून्य पे पहुंच जाते हैं आप, शून्य पे। उन पर रहम तो नहीं दिखा रही है पिछले 15 साल से नहीं, 21 साल से अब तो वेंटिलेटर पे है आप। ठीक है, मैं जो चीज कह रहा हूँ, सरकार आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 13 से 7 साल हो गए आपको। 7 साल में भी अगर आपकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है तो कब होगी आपकी कार्रवाई पूरी? ये कार्रवाई पूरी आपकी और कांग्रेस की। राजवंत जी आपकी खींच जायज है, कब पता लगेगा? आपके नेता जल्दी अंदर गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेट अंदर जा रहे हैं, आपकी खींच जायज है। और आपकी दिल की इच्छा और आपकी शैलजा गुट की इच्छा जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करेगी। आप दोनों की इच्छा, जो दोनों प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, आप दोनों की इच्छा जल्दी ही पूरी की जाएगी। चारों के चारों मुकदमे में दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो मुकदमे खत्म नहीं हुए, उसमें तारीखें डल रही है। बालमुकुंद जी, अभी आपने वो बात सुनी है या नहीं सुनी है? अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे रजवंत जी कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद में बैठी है। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, मतलब गंभीर आरोप। कहती कुछ क्या है जी? हम जब विपक्ष में 2003 में 2 में हमने कहा था, ये ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, हमने चार्जशीट पेश करी थी, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी सब लोगों ने मिलके। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे, इनको अंदर देंगे। हमने जांच भी कराई और इनको अंदर भी दिया। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। ये बीजेपी वाले कहते कुछ है, करते कुछ नहीं। ये करा ले जांच, जो हमारा 10 साल का शासनकाल है उसमें जांच तो कराइए, पता तो लगे। कोई एक भी जांच क्या कोई जांच बिठा रखी? जेपीटी टीचर आपकी सरकार में भी लगे थे। हमारी बात, आप पहले मेरी बात सुनी, पहले मेरी बात बीच में नहीं। बच गया राजवंत जी ऐसे पहले पूरी बात होने दीजिए। एंकर महोदय, मैं ये कहता हूँ बीच में ना बोलने दे, बीच में ना बोलने दे। ठीक है एंकर साहब, हाँ बोलिए। आप एंकर महोदय, मेरी निवेदन ये कि रंजीता मेहता ये बताए, पिछले हमारे 10 साल के शासनकाल में नौकरियों की कोई जांच बिठा रखी इन्होंने? एक जांच बता दें, कौन जांच कर रहा है? ऐसे बोलने से क्या बनेगा? कोई हमारी नौकरियों की जांच पेंडिंग है क्या इनके पास? देखो जांच पेंडिंग हो जिसमें इनको लगता हो पर्ची खर्ची हुई है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बालमुकुंद जी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, चौधरी साहब को बता रही है। सपोर्ट नहीं करी सरकार को, मिले कुछ नहीं। सरकार ने कोशिश की है, आगे चेक करें सरकार ने मिले। बिना जांच के ही इतनी भर्ती आपकी रद्द होगी क्या?
बिना जांच के ही आपकी साल पर साल आपकी हर जो नौकरी है वो चैलेंज होकर कोर्ट के द्वारा रद्द की जा रही है। बिना जांच के ही सारा काम हो रहा है। जो सब जुडिशियल मैटर है उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, वो जुडिशियल मैटर है। नहीं उसके और लेकिन बालमुकुंद जी जब आपके ऊपर बात आई तो सब जुडिशियल मैटर, लेकिन बालमुकुंद जी ये देखिए, ये तो दावा कर रही है ना सरकार। बालमुकुंद जी जो भर्तियां रद्द हुई है, मान लीजिए मैं मानता हूँ रद्द हुई भर्ती, तो उनकी जांच करवा लो ना। नहीं दूध का दूध पानी का हो जाएगा। देखिए अगर कोर्ट किसी भर्ती को रद्द कर रहा है सर, देखिए बालमुकुंद जी के बाद ही तो रद्द हुई है। अगर कोर्ट किसी भर्ती को रद्द कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेजुएट है, उसकी दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कहता हूं, आज आप कोर्ट में ले जाओ कि मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, उसको भी रद्द कर देगी कोर्ट, क्योंकि वो काबिल ही नहीं थे। पहली बार विधायक बनते नहीं, मुख्यमंत्री का काबिल अनुभव था। कई बार अनुभव के नंबर कम ज्यादा ले जाते हैं, वो तकनीकी कारण है। वो शासन की गलती नहीं है, प्रशासनिक गलती है। हम जिम्मेवार है शासनीय गलतियों से। शासकीय गलतियों का एक अलग पैमाना है, प्रशासनिक गलती का एक अलग पैमाना है सर। लेकिन एक दो नहीं है ना रंजिता मेहता जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं आपके पास अभी आऊंगा, मैं कर रहा हूँ सवाल उनसे। बालमुकुंद जी एक दो नहीं है ना, सरकार तो ये आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि एक दो नहीं है बल्कि 11 भर्तियां आपकी रद्द हुई। वो सरकार की मंशा गलत है, सरकार ने कोर्ट में पैरवी नहीं की। आप समझते नहीं बात को। हमारी जब सरकार होती तो हम उनकी पैरवी करते, वो सही भर्तियां हैं। जो भर्तियां कोर्ट में गई, बीजेपी की सरकार है, एज इनका है, डबल एज इनको खड़े करने, सरकारी वकालत इनको, ये उनकी पैरवी नहीं की केसों की। मेरी आप बात सुनिए, अगर कोर्ट में कोई बिल्कुल निर्दोष है, अगर वकील उसकी सही पैरवी नहीं करेगा, उसको भी सजा हो जाएगी। कोर्ट तो साक्ष्य देखती है, ये साक्ष्य नहीं देते। हमने, हमारी भर्तियां बिल्कुल सही है। अगर जो भर्ती रद्द हुई है तो इन्होंने साक्ष्य नहीं दिए वहां, इन्होंने पैरवी नहीं की। ये तो वकील भी मुहैया नहीं कराते, जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए वो भी पैरवी नहीं करते। ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं बनाते टाइम पर सही, कुछ भी नहीं करते पैरवी भर्ती सारी रद्द। ये मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में जो 30 साल पहले लगे हैं उनकी भर्ती रद्द करवा लो, जब आप पैरवी नहीं करोगे। कोई व्यक्ति, अब आप एक बात सुनिए, ये कितनी चालबाजी करते हैं। पंचायत चुनाव समय होना चाहिए था, ये आरक्षण का मुद्दा आ गया, किसान आंदोलन का मुद्दा आ गया, इन्होंने कोर्ट में ले गई ये इन्होंने ऐसा पलीजता छेड़ दिया उसके अंदर के महिलाओं को केवल 50% जहां आरक्षण वो चुनाव लड़ती, बाकी लड़ नहीं सकती। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक बात थी और इसको कोर्ट में लेके, कोर्ट का सहारा लेकर के 1 साल निकाल दिया इन्होंने। ये कोर्ट को भी अपनी ढाल बनाते हैं। इस मामले पर क्या कह रहे हो? इस मामले में कोर्ट को अपनी ढाल बनाती है। ये भाजपा के लोग, सरकार के लोग माननीय अदालतों को भी कई बार गुमराह करते हैं। सारी भर्तियां वैलिड हैं। अगर हमारी सरकार आई, जितनी भर्तियां रद्द की हैं उनको दोबारा बहाल करेंगे हम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तेल होगा, बालमुकुंद शर्मा जी, ना राधा नाचेगी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अदालत में जाएंगे, पैरवी करेंगे इनके हम। ठीक है बालमुकुंद जी, जितनी भी भर्तियां रद्द हुई, पर्सनली तौर पर अब देखिए पैरवी करेगी सरकार। जब इतने सारे आपने सवाल किए तो जवाब भी ले लेते हैं ना। अब इतने सारे सवाल आपने किए, जवाब ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ये जितनी भर्तियां रद्द हुई दोबारा लगाएंगे सबको, जवाब ले लेते हैं। हाँ रंजिता मेहता जी, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए आपके ऊपर और उनका ये कहना है कि भाई कोर्ट में क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर पाते हैं, अपने ठीक से आप नहीं रख, क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, इसीलिए आप ही को रखना है और इसी वजह से भर्तियां रद्द हो जाती हैं। देखिए, ना नौमन तेल होगा, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे जी। जिस तरीके से इन लोगों ने धांधलियां की, सभी जांचों के बाद, सभी कमेटियां बैठने के बाद ही भर्तियां रद्द की जाती है। ये इतना आसान काम नहीं है। एक इंसान के भविष्य का सवाल होता है, वो पूरी पेपर की तैयारी करता है, इतने सालों बाद नौकरियां निकलती है, वो अप्लाई करता है, वो पढ़ता है, वो पेपर देता है और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करता है। और रिजल्ट में पास होने के बाद भी जब वो भर्ती चैलेंज होती है कोर्ट के अंदर, उस परीक्षार्थी के दिमाग पे क्या असर होता है जब वो भर्तियां रद्द कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। वो अनियमितताओं की वजह से रद्द हुई हैं। उसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स थे, अगर पहले 25 लगते थे तो इन्होंने अपने मन मुताबिक उसको 30 कर दिया। अगर इंटरव्यू के मार्क्स 20 होने चाहिए थे, इन्होंने अपनी मनमर्जी से उसको 25 कर दिया। इन अनियमितताओं की वजह से जो है वो भर्तियां रद्द हुई है, क्योंकि भाई भतीजों को नंबर देने होते थे, 25 में से 25 लगाने होते थे और इंटरव्यू के नंबर थे 15। तो ये जो भाई भतीजावाद, इसी चीजों में तो इन्होंने पूरा किया। एक ही क्षेत्र के लोग, एक ही एरिया के लोग पास कर दिए जाते थे और हमारी शीट्स खाली रख दी जाती थी। आज हर एक एग्जाम की वीडियोग्राफी जो है वो हमारी सरकार कराने का काम कर रही है। OMR शीट तुरंत स्कैन होकर उसकी पेन ड्राइव बनकर मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, ताकि 1% भी डाउट ना रह जाए। जो पहले खाली शीटें छोड़कर आती थे उनके ऊपर भी हमने नाम उजागर किए हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए हैं,
जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ, ये पहले एक भी एग्जांपल देते जिसके अंदर इन्होंने सार्वजनिक किया हो कि ये इंसान अपनी उम्र शीट खाली रख के गया था। ये धांधली का जो रैकेट इन्होंने चला रखा था, उस डीएनए को साफ करने के लिए हमें समय लगेगा, उस डीएनए में से भ्रष्टाचार निकालने के लिए हमें समय लगेगा, पर निश्चित तौर पर हम निकाल कर रहेंगे। ठीक है, इतना सब आप कर रहे हैं मैम, इतना सब आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से लगातार बालमुकुंद जी कह रहे थे अभी 28 पेपर लीक हो चुके हैं, 48 लोगों को आपने पकड़ा, ये दावा आप करते हैं, उसके बावजूद ये सब हो तो रहा है ना, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। तो मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि इन्होंने उनके डीएनए के अंदर भ्रष्टाचार भर रखा था। अब वो जो आदतें हैं वो तो जाती जाएंगी। ठीक है रजवन जी, जिस तरीके से हम सख्ताई बरत रहे हैं, रजवन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है मैम, आ रहा हूँ आपके पास, बालमुकुंद जी आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है रजवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपका इकलौता विधायक है इनेलो पार्टी का अभय सिंह चौटाला, आपने किसानों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन को लेकर ही आपने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा से वहां पर उपचुनाव हुआ, फिर से आपने जीत हासिल की। वो बात अलग है कि जो जीत आपको पहले मिली थी वो जीत इस बार नहीं मिली है, मार्जिन बहुत कम हुआ है, इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खैर जीत होती है। विधानसभा में एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला दिखाई पड़ेंगे हमें। सर क्या तैयारी है आपकी, कौन से मुद्दे हैं, या उम्मीद करें कि किसानों के मुद्दे को लेकर ही अपनी आवाज को वो विधानसभा के अंदर उठाते रहेंगे? नहीं देखो हमने कॉलिंग अटेंशन के लिए क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें महंगाई भी है, उसमें भ्रष्टाचारी भी है, उसमें जो एचपीएससी का पेपर जो लीक है वो भी है। इसके साथ साथ हमारे जो किसानों से समस्या, किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है वो भी है। इलाहाबाद में जो सेम की समस्याएं हैं उस पर भी हम वहां पे चर्चा कराने के लिए, खाद की कमी, कालाबाजारी, ये हमारे सारे मुद्दे वहां पर चलाएंगे। लेकिन असल में जो है वो जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के लिए वो सिर्फ एक बात कहकर और ये हटा देते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले विधायक हैं तो हम इनको इतना समय नहीं देते। असल में इतना समय इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि अभय सिंह चौटाला ही है जो जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा में आए हैं और वो उनको कम से कम समय देके इस मामले को रफा दफा करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष की बात में अगर कांग्रेस की बात करें तो वो जनता से कोई सरोकार नहीं है उनको केवल विधानसभा का जो सत्र है उस समय को किस हिसाब से उनको खत्म किया जाए, उसको मतलब जो खराब किया जाए। मेरा मानना तो यही रहेगा कि असल में ध्यान उनका उन पर रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं, वो एक हो तो भी नवासी पर भारी पड़ेंगे। वो विधायक, ये बात नहीं है कि अगर विधानसभा में उनकी बात नहीं सुनी गई पर जनता के साथ खड़े हैं। तो आज जिस प्रकार बहन जी जो एक बात कह रही है कि हमने तो कार्रवाई करने का काम किया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई करते तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में होता। और सरकार की बात, अभी ये अनियमितताओं की बात कर रहे थे, आप कहते हैं कि इंटरव्यू में नंबर लगाते हैं। आज इनके यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, जितने भी इनकी भर्ती हुई है सारों पे आरोप लगे हैं, सारे पेपर लीक हुए हैं। इनके तहसीलदार के पेपर इनका लीक हो गया था, उसके बाद इन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया। अब और भ्रष्टाचार किस हिसाब से होगा? असल में अगर ये भ्रष्टाचार की प्रॉपर जांच कराना चाहते हैं तो एचपीएससी के जो चेयरमैन है, उसके मेंबर हैं, उनके जो अहम पदों पर बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनकी जांच कराई जाए। यही हाल एसएससी के जो चेयरमैन है और उनके जो मेंबर है, अहम पदों पर बैठे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच कराकर सार्वजनिक करी जाए ताकि पता लगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। अगर ये नहीं करा पाते तो इस चीज को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े स्तर पर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब पर सूटकेस से पहुंच रही है। पहले खर्ची पर्ची की बात करने वाली सरकार अब सीधे सूटकेस से बात कर रही है। असल में लूटा खोज जो इन्होंने जो बताई हुई है वो पहले जो थी उससे कहीं डबल हो गई है। ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आपके पास आते हुए सर, देखिए ये पहले ही आपकी ओर से इरादे जाहिर कर दिए गए थे कि भाई जैसे ये सत्र शुरू होगा, अब से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये आप कह रहे थे कि भाई किसानों के मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे। लेकिन अब तो ये मुद्दा उतना अब गर्म नहीं है जितना पहले था, क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है। किसानों की मांगों पर सरकार ने विचार करने का फैसला किया है और भरोसा भी दिया है कि हम सभी मांगों को पूरा करेंगे। हालांकि मैं पूछ रहा था अभी रंजिता मेहता जी से कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अभी जिसमें एमएसपी का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। खाद की किल्लत लगातार जारी है प्रदेश के अंदर, हम देख रहे हैं लगातार किसान जो है इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी आप सदन के अंदर उठाने वाले? लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब इसकी धार कहीं ना कहीं पहले से कुंद हुई है, कम पड़ी है? नहीं, देखो आपकी जब किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है तो वो मुद्दा इस तरीके से नहीं है, उनके साथ अब अन्याय नहीं हो रहा किसानों के अनुसार।
और हमारा जो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो ये है कि कोई दबे कुचले गरीब तबके के लोग या शोषित वंचित जिनको भी हमारी जरूरत है हम उनके साथ खड़े। कभी भी प्रदेश में देश में कोई आंदोलन होता है या मुख्य विपक्षी दल कोई आंदोलन करता है वो जनता के मुद्दे पर करता है। हमने जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने सभी पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक धरने दिए, प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया। हमारी चेतावनी के बाद सरकार जब इन्होंने ये किसान आंदोलन शुरू होने से पहले जब इन्होंने ये किसान बिल लेके आए, कानून बनाया तो हमने आंदोलन शुरू कर दिया। राहुल जी ने पहले दिन कह दिया था कि सरकार को वापस लेने पड़ेंगे ये। हमारा दबाव, हम सभी विपक्षी दल के सांसदों को एक बस में लेकर के इनके धरना प्रदर्शन पर गए। 2 किसान संसद इन्होंने लगा रखी थी, ट्रैक्टर लेके राहुल जी संसद में गए। तो हमने भी अपनी लड़ाई वहां लड़ी संसद में, सड़क लड़ी। तो किसान विधेयक जो है कृषि कानून वापिस हो गए। यही हमारी जिम्मेवारी है। हम जनता को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, वंचित शोषित दबे कुचले लोग, लेकिन बालमुकुंद जी, उत्थान की जरूरत है, बालमुकुंद जी एक सवाल है मेरा आपसे, हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बालमुकुंद जी एक सवाल है मेरा आपसे, हो सकता है आप नाराज भी हो जाए मेरे सवाल से, लेकिन ये सच है कि अगर एकजुटता कांग्रेस पार्टी दिखाए, एकजुटता के साथ सरकार से लड़ाई लड़े मुद्दों को लेकर, तो उसमें और ज्यादा कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन आपके नेता अपना राग अलापते हैं। देखिए एचपीएससी के मसले को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, भूपेश सिंह हुड्डा वहां पर नजर नहीं आते हैं। भूपेश सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाता है, कुमारी सैलजा कहती हैं ये उनका अपना कार्यक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है। तो कई मसले ऐसे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप में भी एकता नहीं है। अगर आप समन्वय बनाकर सरकार को घेरने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए तो मेरी बात सुनिए जी। हमारी अध्यक्षा जो है ना, हमारी कप्तान है कुमारी सैलजा जी, उनके नेतृत्व में सारे हमारे प्रदर्शन होते हैं। अब चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े उम्र दराज हो गए, 75 साल से उनकी ज्यादा उम्र है, तबीयत उनकी नासाज रहती है, उनको पीछे कोरोना भी हो गया था, तो वो नहीं आ सकते, शरीर से समर्थ नहीं है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये इसको आप मुद्दा कैसे बना सकते हैं? क्या आपको ये भी तो सर पड़ेगा ना, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो है ना सर, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और जब वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला सकते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते। ये तक कौन मानेगा सर? बात तो पूरी होनी दीजिए। ये तक कौन मानेगा? 70 नंबर कोठी में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं जी, वहां पर कुमारी सैलजा नहीं जाना चाहती, ये अलग बात है। वो क्या है, वो जो है उन्होंने खुद कहा ये बात कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मतलब इस तरीके से करेंगे जैसे विधानसभा घेराव है, गवर्नर हाउस का घेराव है, वो आने के लिए तैयार है वो, और वो आएंगे। अब कल से विधानसभा का सत्र है, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेन रोल रहेगा। सारे मुद्दे हमारे सीएलपी के लीडर हैं, वो जो तय करेंगे। वो तो सर विधायक है तो वो जाएंगे ना विधानसभा में, तो जाएंगे, बैठेंगे वहां पर। वो तो फिर सारे विधायक उनको फॉलो करेंगे। नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? नहीं, ये संविधानिक व्यवस्था है ना जी। विधानसभा में वो हमारे लीडर हैं और पूरे प्रदेश में हमारी कुमारी सैलजा लीडर है। अगर कोई यहाँ को कॉल बुलानी है देश प्रदेश में तो कुमारी सैलजा जी बुलाएंगे। उनके नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब लोग काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। वो हमारी अध्यक्ष है, वो हमारी बॉस है, वो हमारी, और ये जो सीएलपी के लीडर होने के नाते विधानसभा में वो बॉस है, वो लीडर हैं, वो जो करेंगे तय। बालू तो समय की कमी है, जैसे अगर समय बचा तो मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा रजवन जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही विधायक है आपका, लेकिन आने वाले समय में आप भी एक बहुत बड़ी उम्मीद लिए बैठे हैं सर, और आपका ये कहना है कि सदन से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस पार्टी ठीक से अदा नहीं कर पा रही है वो हम करेंगे सर। तो करेंगे तो कैसे करेंगे सर? देखो मैं बताता हूँ, एक विधायक से आप कैसे करेंगे? हमने एक विधायक के साथ कैसे करेंगे जी? एक विधायक, एक अभी मैं बात कह रहा था, अभी जैसे बालमुकुंद जी कह रहे थे कि जब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर संसद में गए उससे किसान आंदोलन से फर्क पड़ा। असल में किसान आंदोलन जो वापिस हुआ था वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने से उसका कहीं ना कहीं असर हुआ था। कांग्रेस तो उस पर राजनीति करती रही। दूसरी बात, आज जो एचपीएससी का जो भर्ती घोटाला हुआ है, एचएसएससी का जो भर्ती घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक जो मामला है, इसको लेकर पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवाओं के बीच में जाएगी कि युवाओं के साथ जो उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको लेकर। लेकिन अब तक तो गए नहीं आप रजवन जी, जो कानून रजवन जी है उसको लेकर वो जनता के बीच में। रजन जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, वो तस्वीरें हमने तो देखी नहीं सर। हमने तो आम आदमी पार्टी के नवीन जयंत को भी देखा, वो भी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, वो भी अटैची कांड और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही है, बहुत एक्टिव है, लेकिन इनेलो पार्टी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता है इस मामले को कोई बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया गया है। जी, भर्ती घोटाले को अगर नहीं उठाया गया तो किससे उठाया गया? आज हमने एचपीएससी का घेराव किया है, वो हजारों युवाओं ने और क्या किया है उस मुद्दे को लेकर हम पूरे हरियाणा में जाएंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जाएंगे, युवाओं का नेतृत्व तो चौधरी करण सिंह चौटाला करेंगे और वहां पे पूरे हरियाणा में हमारी जो इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जनता के बीच में हमारे पास हजारों मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी है, खाद की कालाबाजारी है। अगर ये मुद्दे अगर नहीं है, डीजल पेट्रोल की महंगाई है, गैस सिलेंडरों में इजाफा जो हो रहा है लगातार था, उस चीज को लेकर भी अगर हम जनता के बीच में जाए तो जनता आज सोच रही है कि किसके साथ जुटे। ठीक है, और वो जनता इंडियन नेशनल पार्टी के साथ। रंजीता मेहता जी 10 सेकंड आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इल्जाम लगाता है, इनको ही याद दिलाना चाहूंगी कि इनके ही नेता मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, और खुद ही 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड बांध के चले जाते हैं और वो बिल अदा नहीं करके जाते, जिसका ब्याज आज तक हमारी सरकारें भुगत रही हैं। जहां तक महंगाई की बात है और पेट्रोल और डीजल के रेट्स की बात कर रहे हैं, 2005 की हुई गलती आज तक की सरकारें भुगत रही हैं, उसका ब्याज पे करके। हर महीने हमें ब्याज देना पड़ता है हजारों करोड़ों के रूप में, जो कि इन लोगों की गलतियां थी। उस समय इन्होंने डीरेगुलेट किया होता, और आज जाके जब 2014 के अंदर वो डीरेगुलेट हुआ तो सारा बोझ जो है पूर्ववर्ती सरकारों पर पड़ा और आने वाली सरकारों पर ना पड़े, इसलिए हम समय समय पर पैसा पे कर रहे हैं। चलिए रंजीता मेहता जी आपका, रंजन जी आपका और बाबू कुंज जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एमएसपी पे खरीद रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। समय की मेरे पास कमी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कल जिस तरीके से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। आसार इसलिए भी जताए जा रहे हैं क्योंकि जहां विपक्षी ओर से कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे, तो सरकार की ओर से भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि आप घेरने का काम करिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन हम भी तथ्य और आंकड़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।